बंगाल की राजनीति में अब खुलकर खून खराबे की धमकी जारी हो रही है। एक दिन पहले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव के बाद बीजेपी नेता ममता बनर्जी को चेतावनी भरा पैगाम भेज रहे हैं। पश्चिम बंगाल की राज्यपाल भी एक्शन में आ गए हैं। राज्यपाल ने रिपोर्ट केंद्र को भेज दी, जिसमें कानून व्यवस्था पर सीधे सीधे सवाल है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक और बंगाल दौरे का प्लान बना लिया है। अब वो 19 दिसंबर को 2 दिन के लिए बंगाल जा रहे हैं। बंगाल की राजनीति में अभी आग बुझने की कोई गुंजाइश नजर नहीं आती। एक मिनट। राज्यपाल की रिपोर्ट में क्या कुछ शामिल है, ये आपको बता देते हैं। बीजेपी अध्यक्ष की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, ये इस रिपोर्ट में कहा गया है। सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन नहीं किया गया। साथ ही आपको बता दें कि कार्यक्रम की सूचना पुलिस को पहले से ही थी, इसलिए पर्याप्त इंतजाम किए जाने थे जो नहीं किए गए, ये भी इस रिपोर्ट में कहा गया है। और सुरक्षा को लेकर असंतुष्टि जताई गई है। तो दोपहर 12 बजे राज्यपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, लेकिन इस बीच आप ये भी देखिए, प्रदेश अध्यक्ष बंगाल में बीजेपी के दिलीप घोष, उन्होंने फेसबुक पर यह पोस्ट किया है, मैं बोल रहा हूं मारो मगर उतना ही मारो जितना बर्दाश्त कर सको। सब लाल डायरी में लिख रहा हूं। तो ये उनका पोस्ट है जो उन्होंने किया सोशल मीडिया पर। लेकिन अब सवाल यही है कि कल जो कुछ भी हुआ उसके बाद अगर बीजेपी नेताओं के सुर भी इस तरह से सामने आएंगे तो कार्यकर्ताओं में क्या संदेश जाएगा। यानी अगर बदले के लिहाज से ही हिंसा की घटनाएं आगे और बढ़ती जाएंगी तो आखिर रोक कहां जाकर लगेगी। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ जुड़ गए हैं। इंद्रजीत, ये आर पार की जंग पिछले काफी समय से जारी थी, लेकिन इस पर चोट कल के हमले के बाद और ज्यादा गहरी हो गई है। ऐसे में दिलीप घोष का जो ट्वीट है वो साफ करता है कि ये यहीं पर थमने वाला नहीं है। बिल्कुल, वही सबसे बड़ी चिंता, सबसे बड़ी आशंका अगर कहें तो वही है कि अगर इस तरह की बयानबाजी होती रहेगी दोनों खेमे से, तो किस तरह से जो हालात है ऑन द ग्राउंड वो कैसे सुधरेगा। और जैसे कि आप कह रहे थे कि राज्यपाल जो है उनका यहाँ पे रोल भी बहुत महत्वपूर्ण है। राज्यपाल खुद एक रिपोर्ट सौंप चुके हैं नई दिल्ली को। उसमें ये कहा गया है कि सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम नहीं किया गया था, लेकिन ये भी देखना लाजमी रहेगा कि जब राज्यपाल जगदीप धनखड़ आज प्रेस मीट करते हैं 12 बजे, क्या इस तरह का कोई संदेश वो हर एक राजनीतिक दल और हर एक राजनीतिक दल के नेता को पहुंचाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह का भाषणबाजी चल रही है वो ना किया जाए, ताकि सिचुएशन जो है ग्राउंड पे उसको किसी ना किसी तरह से ठंडा करने की बहुत ही जरूरत है। इंद्रजीत, आप इंतजार रहेगा कि राज्यपाल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं। लेकिन दिल्ली से हमारे साथ हिमांशु मिश्रा भी मौजूद हैं। और हिमांशु, देखिए, बेशक ये एक संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकती है, लेकिन नजर तो ये औपचारिकता ही आती है, क्योंकि अगर पश्चिम बंगाल की जो मुखिया है ममता बनर्जी, वही एक हमले को अगर नौटंकी कह देंगी तो ये तो साफ है कि वहां पर किस तरह से इन्वेस्टिगेशन होगा ऐसी घटनाओं का। लेकिन मैसेज क्या जाएगा, यहां से बड़ा सवाल यही है। देखिए, बिल्कुल मैसेज जो है वो जा रहा है। बीजेपी ये स्टैब्लिश करना चाहती है कि हिंसा के दम पर जो है टीएमसी चुनाव लड़ना चाहती है, और इस तरीके की हिंसा आने वाले दिनों में मुझे लगता है जिस तरीके से चुनाव नजदीक आते जाएंगे इस तरीके की घटनाएं हमको देखने को मिलती रहती है। क्योंकि 19 और 20 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह भी जो है वो दौरा करेंगे 2 दिन का पश्चिम बंगाल में, और अब चुनाव धीरे धीरे पास आता जा रहा है, तो इस तरीके के टसल्स और बयानबाजी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि बीजेपी वहां जिस तरीके से काम कर रही है, जिस तरीके से टीएमसी के नेताओं जो है सांसद, विधायक और उनके नेता वो एक एक करके टीएमसी को छोड़ रहे हैं, वो शायद ममता बनर्जी को जो है भा नहीं रहा है। उनकी जमीन पर जो है बीजेपी अपना किला जो है वो बनाना चाहती है। और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने यह संदेश दिया था 18 सीटें जीत के कि हम बंगाल में कमजोर नहीं हैं, और यही कारण है कि ममता बनर्जी को अब लगता है कि उसकी दुश्मन नंबर 1 कोई पार्टी है तो वो बीजेपी है, और इसी तरीके से जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। अब देखना यह है कि 19 और 20 तारीख को गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे, तो वहां से किस तरीके से जो है एक बार फिर से टीएमसी को जो है वो घेरेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम जानकारी के लिए। और राज्यपाल भी अपनी रिपोर्ट सौंप चुके हैं, जिसमें साफ तौर पर यह लिखा हुआ है कि सुरक्षा ठीक तरीके से जेपी नड्डा के काफिले को नहीं दी गई थी।
कानूनों के माध्यम से भी हमने द्वार खोलने की कोशिश की है। वो लोगों की भावनाओं को समझे और बार बार मूर्ख बनाने की कोशिश मत करें। जल्दी से वार्ता के लिए तिथि तय करें और अगर इस पर उनकी कोई आपत्ति है तो सरकार उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। आपको बेनती ये करना चाहिए कि सरकार से पूछे कि अगर कानून सरकार रद्द कर देती है तो सरकार का क्या नुकसान होता है। फिर वापसी के अलावा कोई अभी रास्ता निकलता नजर नहीं आ रहा। उनके सारे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों का उत्तर देने के बाद भी आखिरी में वो लोग किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पा रहे हैं। इसकी निश्चित रूप से मेरे मन में भी काफी कष्ट है। तीनों कानून में 3 ऐसी चीजें हैं जो ट्रेडर्स के लिए हैं, कॉर्पोरेट्स के लिए, इसलिए हम अब आपको दिखा देते हैं आंदोलन की इनसाइड स्टोरी। कैसे किसान अपने घरों से दूर दिल्ली में धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों को अपने परिवारों की फिक्र क्यों नहीं हो रही है, कहां से उनको उम्दा पौष्टिक खाना मिल रहा है। पूरा इंतजाम है, खाना बन रहा है, किसान बैठे हुए हैं ट्रैक्टरों में, ट्रोलियों में और पूरा धरना चल रहा है। दिल्ली बॉर्डर पर किसान अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे हैं। ऐसे में कई सवाल ये भी उठे हैं कि किसानों को खाने पीने का सामान आखिर कहां से आ रहा है। आज तक की टीम पंजाब के फतेहगढ़ साहिब पहुंची और यहां समझ में आ गया कि दिल्ली में किसानों का पेट कैसे भर रहा है। सुखविंदर जी, मुझे ये बताइए, आप ये गुड़ बना रहे हैं तो ये आपका गुड़ जो है वो दिल्ली तक जा रहा है? हाँ, दिल्ली जा रहा है। दिल्ली आज भी भेजा ट्रॉली, एक ट्रॉली गई है हमारी आज, एक 3 दिन पहले गई थी, एक 6 दिन पहले गई थी, आज भेजा है। पंजाब से जो किसान दिल्ली आंदोलन में आए हुए हैं, वहाँ उनके परिवारों, खेतों, फसलों का ध्यान वहाँ रुके हुए लोग रख रहे हैं। ये जो खेतों में पानी दे रहे हैं आप, तो आजकल डबल काम है आपका? डबल तो नहीं है जी, ऐसा है ना भी जो हमारे साथ का गांव का पिंड का बंदा जाता है वहाँ, उसका काम भी बराबर में देखना पड़ता है ना, कि लाइट तो रोज तो आता नहीं है। करेंगे तो वो आ जाएगा, हमारा देखेगा, हम चले जाएंगे, जहाँ हमारा कोई भाई चला जाएगा, किसी न किसी को तो जाना ही जाना है। ये देखिए कैसे बेसन के लड्डू बनाए जा रहे हैं ताकि दिल्ली में आंदोलन कर रहे किसानों को ताकत मिल सके। वो हमारे लिए वहाँ पे बैठे हैं, ठंड में मर रहे हैं। हम भी किसान की बेटी हैं, हम उनके लिए जो बन पाएगा हम करेंगे, हम ये लड़ाई जीत के दिखाएंगे। दिल्ली में सिंघू बॉर्डर पर आज तक की टीम को एक महिला किसान मिली जो घर की शादी छोड़कर दिल्ली में धरना देने आई है। आप नहीं गई शादी? ना बिल्कुल शामिल नहीं हो सकी। सूट सवाए करे रह गए, प्रेस कीते रह गए। और अब पंजाब के एक पूर्व सरकारी अफसर से भी मिलिए। ये भी पंजाब से कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली आंदोलन में आए हैं। सस्पेंड क्यों हुए आप? हम गए नहीं वहाँ पे। पहले हमारी फसल है ना, हमारी जमीन पहले है ना, वो तो बाद में है, और अपनी खेती की भी फिक्र है। ये लोग इसलिए दिल्ली में हैं क्योंकि वहाँ इनके परिवारों का ख्याल रखने के लिए लोग मौजूद हैं। जो दिल्ली किसान आंदोलन के लिए गए हुए हैं, अपने हकों के लिए गए हुए हैं, उनके पीछे उनके घर से जाने के बाद उनके घर में 100 तरह की दिक्कत आती है, तो हम मुझे सारे लोग और भी हमारे साथ वो लोग हैं, हम सब इकट्ठे होकर उनकी मदद करते हैं। पंजाब के लोग कहते हैं कि ये जमीन और जमीर की लड़ाई है और वो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। ये जमीन और जमीर की लड़ाई है। जब जमीन पे हमला होगा, जमीर पे हमला होगा, तो वो व्यक्ति अपनी लड़ाई लड़ने के लिए बाहर निकलेगा। फतेहगढ़ साहिब के लोगों का कहना है कि जो लोग दिल्ली गए हुए हैं, जब वो वापस आएंगे तो उनके बदले नए लोग जाएंगे और आने वाले उनका ध्यान रखेंगे। आनंद पटेल, फतेहगढ़ साहिब, आज तक। सरकार और किसानों के बीच टकराव की खाई और चौड़ी हो गई है। किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया। अब सरकार के खिलाफ धरने का नया प्लान भी किसानों ने बता दिया है। वो कह रहे हैं कि कृषि कानूनों की वापसी पर बात होगी, जबकि सरकार कह रही है कि किसान एक बार फिर से उनके प्रस्ताव पर विचार करें। आप देख सकते हैं किसानों ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर रखा है। सिंघू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर की आप तस्वीरें देख सकते हैं। तीनों कृषि कानूनों को वापस करने और एमएसपी को लेकर के किसानों ने अपने आंदोलन को और तेज करने की बात कही है। उनका कहना है कि सरकार जब तक ये तीनों कानून वापस नहीं करती तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा और ये आंदोलन सिर्फ
यहाँ नहीं पूरे देश भर में फैलेगा। किसानों को मनाने के लिए अब तक 6 राउंड की बातचीत हो चुकी है। सरकार की लिखित कोशिश भी बुधवार को बेकार हो गई। किसान कह रहे हैं कि सरकार का इंटरेस्ट सिर्फ विरोध खत्म करवाने में है। किसान भाइयों और बहनों को आग्रह करना चाहता हूं कि आप सब ने चर्चा के दौरान जो प्रश्न उठाए थे उन प्रश्नों का समाधान करने के लिए लिखित प्रस्ताव भारत सरकार ने आपके समक्ष भेजा है। आप उन प्रस्ताव पर विचार करें। लेकिन किसानों ने साफ साफ कह दिया है, आंदोलन तब तक खत्म नहीं करेंगे जब तक कि तीनों कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। किसानों ने दिल्ली जयपुर और दिल्ली आगरा हाईवे को ब्लॉक करने का ऐलान किया है। वहीं किसानों ने कहा है कि 12 दिसंबर को टोल फ्री करेंगे। इसके बाद 14 दिसंबर को पूरे देश में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। किसान के इस ललकार के बाद सरकार ने किसान यूनियनों से आग्रह किया है कि जो प्रस्ताव सरकार ने भेजा है वो उस पर विचार करें और जब भी किसान कहेंगे हम चर्चा के लिए तैयार हैं। कि एक्ट में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं जिनसे किसान को नुकसान है, तकलीफ है, उनको प्रावधानवार हम चर्चा कर लें और चर्चा करने के बाद उनको कैसे ठीक किया जा सकता है इस पर हम आगे बढ़ें। लेकिन मुद्दे यूनियंस की तरफ से नहीं आए तो फिर हम ही लोगों ने मुद्दे उनको चिन्हित करके बताए। भारत सरकार जानबूझकर किसानों को यहाँ बिठाए बैठी है। वो एक तरफ कहते हैं हम बातचीत के लिए अपील करते हैं, बातचीत उनकी तरफ से टूटी है। हमारा सीधा सीधा सवाल है कि एग्रीकल्चर इज स्टेट सब्जेक्ट, रिपील दिस एक्ट्स। बहुत क्लियर बात है तो जो आज उन्होंने मान ली। लेकिन किसान फिर से बातचीत के मूड में कतई नहीं लग रहे हैं। अब आपको टिकरी बॉर्डर की तस्वीरें दिखाते हैं, कैसे किसानों ने ट्रैक्टर और ट्रॉली लगा रखे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार का प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। मोदी सरकार बार बार कह रही है कि एमएसपी चलती रहेगी, खत्म नहीं होगी। अगर एमएसपी को लेकर कोई आशंका है तो वो उसे लिखित में भी दे सकते हैं। लेकिन किसानों का कहना है कि सरकार भी ये मान रही है कि कृषि कानूनों में खामियां हैं, तो फिर वो उसे वापस क्यों नहीं ले रही है। लेकिन सच ये है कि सरकार के प्रस्ताव के बाद किसान और भड़क गए हैं। बातचीत का सिलसिला टूट गया है। अब किसान सिर्फ और सिर्फ कानून वापसी की मांग पर अड़ गए हैं। सामान्य तौर पर एमएसपी की खरीद के मामले में उन सबके मन में ये बात आती थी कि भाई एमएसपी पर खरीद बंद हो जाएगी और होगी नहीं, इसमें कुछ फर्क पड़ेगा। तो आप सबके ध्यान में है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को बोला, मैंने भी दोनों हाउस में इस बात को बोला और सबको आश्वस्त किया कि एमएसपी चलती रहेगी, इस पर कोई खतरा नहीं है। लिखित आश्वासन देने को भी तैयार हैं। बिल पे अगर नहीं वापस लेने की बात होती है, कहती है बाकी प्रस्तावों पे बात की, तो आप बात करने के लिए तैयार हैं? तो तैयार नहीं है, ना किसान तैयार है ना कुछ तैयार है। तो 6 के बाद बात बंद है? हाँ, बंद ही है। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर किसान बीच सड़क पर बैठ गए हैं और गाड़ियों का रास्ता रोक दिया है। यहाँ पुलिस और किसानों के बीच ठन गई है। गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल के साथ आज तक। और आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस वक्त आर पार की लड़ाई जारी है। बीजेपी और टीएमसी की लड़ाई तो पहले से ही चल रही थी, लेकिन नड्डा पर जो हमला हुआ कल उनके काफिले पर, उसने आग में घी डालने का काम किया है। बीजेपी ने पूरी ताकत से ममता बनर्जी पर हमला बोल दिया है। अमित शाह के दौरे की तैयारी हो गई है तो गृह मंत्रालय ने बंगाल के डीजीपी को तलब किया है। रिपोर्ट में कानून व्यवस्था पर चिंता भी जाहिर की गई है। दरअसल राज्यपाल ने भी एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को सौंपी है और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं राज्यपाल। इस बीच पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को भी तलब किया गया है। 19 और 20 दिसंबर को गृहमंत्री अमित शाह भी अब कोलकाता जाएंगे। ये डेवलपमेंट हुए हैं कल की घटना के बाद। आपको दिखा देते हैं इस रिपोर्ट में दरअसल क्या कुछ शामिल किया गया है। इसमें सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, ये कहा गया है। साथ ही रिपोर्ट में सुरक्षा प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन नहीं किया गया है, इस बात को शामिल किया गया है। राज्यपाल की रिपोर्ट है जो उन्होंने अब सौंप दी है। कार्यक्रम की सूचना पुलिस को पहले से ही थी। इस बारे में जानकारी पुलिस को दे दी गई थी कि इस तरीके से काफिला निकलेगा, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा इंतजाम पुख्ता नहीं थे और उनका सख्ती से पालन नहीं किया गया।
मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो माँ दुर्गा की कृपा से पहुँचा हूँ। बवंडर तो बंगाल में उठा पर धमक दिल्ली तक सुनाई पड़ी। आग बंगाल में, लेकिन आज दिल्ली तक महसूस हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमले का मामला करारा जवाब देने की कवायद तक आ पहुंचा है। बीजेपी हर वो तरीका आजमा रही है जिससे ममता बनर्जी की राजनीतिक घेराबंदी की जा सके। दिल्ली से कोलकाता तक बीजेपी ने तमाम मोर्चे एक साथ खोल दिए हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। राज्यपाल ने सरकार से जवाब तलब किया है। राज्यपाल ने एक रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भी भेजी है। दोपहर 2 बजे राज्यपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ के सीनियर अफसरों को कोलकाता भेजा है। सीआरपीएफ को भी रिपोर्ट देने को कहा गया है। गृह मंत्री अमित शाह के एक और बंगाल दौरे की तैयारी हो चुकी है। बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने ममता पर हमले शुरू कर दिए हैं। कभी भी सीआईएसएफ, सीआरपीएफ सड़क पर खड़े होकर के पत्थरबाजों को नहीं रोकती है, वह सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करती है। उनका काम सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करना है। उनका काम सड़क पर खड़े होकर के जो लोग वहां पत्थर इकट्ठे कर रहे थे उनको रोकना हमारा काम नहीं है, वो स्टेट पुलिस का काम है। और स्टेट पुलिस को प्रश्रय देना ये ममता जी का काम रहा है। ये मेरा चार्ज है। এই নরেন্দ্র মোদী বাবুদের সরকার শুধু পরিকল্পনা করে, নাটক তৈরি করে, নিজে তৈরি করে ঘটনা ভিডিওতে সাজিয়ে সব মিডিয়ায় পাঠিয়ে দিচ্ছে। चुनाव की दहलीज पर खड़े बंगाल में आने वाले दिन कितने तल्ख भरे हो सकते हैं, इसकी झलक आप देख सकते हैं। बंगाल विजय की आस में बीजेपी ने किस कदर एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है, ये आप यूं समझ लीजिए। अमित शाह 19 और 20 दिसंबर को बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। अमित शाह कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, कैडर में दम भरेंगे। अमित शाह नवंबर में बंगाल गए थे और अब दिसंबर में उनका एक और दौरा हो रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लगातार बंगाल के दौरे पर हैं। बीजेपी के बंगाल प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय तो बंगाल में पहले से ही डेरा डाले हुए हैं। टीम ममता भी जानती है कि 2021 का मुकाबला एक अलग पिच पर होने जा रहा है, जहां डिफेंस पर उतरे तो हार का पूरा डर है। नड्डा जी की गाड़ी के पीछे हमारी गाड़ी थी। उन्होंने एकदम नड्डा जी की गाड़ी पर हमला किया। उनकी बुलेट प्रूफ गाड़ी थी तो उनको तो कुछ नहीं हुआ, बाकी हमारी गाड़ी पूरी तोड़ दी। आगे पीछे से हमारे ड्राइवर भी घायल हुआ, हमारी सिक्योरिटी के लोग भी घायल हुए और मुझे भी चोट आई है। और टारगेट करके नाम ले लेके वो लोग चिल्ला चिल्ला के गालियां दे रहे थे और पथराव कर रहे थे। और शर्म की बात है कि पुलिस अधिकारी वहीं खड़े थे। देखिए यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, यहाँ इस सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। They have CRPF, they have CISF, they have army. If these people they say that they are insecure, so what is the condition of the poor people of the country? No, okay, BJP they have started hiring hoodlums, gundas from outside Bengal, and these are all nuisance being created by themselves. It's a planted conspiracy, and I strongly personally feel that Trinamool Congress has no time to do all this nuisance. बंगाल में इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है वो तो झलकियां भर है। बंगाल की राह में आगे और बड़े बड़े पत्थर दिखेंगे। इंद्रजीत कुंडू के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कोलकाता, आज तक। तो इस घटना के बाद बीजेपी बंगाल में कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रही है। आज तक से खास बातचीत में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया। नड्डा ने ममता बनर्जी से तीखे सवाल पूछे, सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 2 दिन के दौरे पर हैं बंगाल के, लेकिन ऐसी कई बातें हुई हैं जिसने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। कैसा रहा आपका अनुभव? गाड़ी पर तोड़फोड़ भी हुई और काफी सारी बातें आपने खुद भी देखी। देखिए, बंगाल का जिस तरीके से ममता जी के नेतृत्व में यहाँ सरकार चल रही है पिछले 10 सालों से, वह इस बात को स्पष्ट बताता है कि यह कटमनी कल्चर है, भ्रष्टाचार है, ऊपर से नीचे तक आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, लॉलेसनेस है और लॉलेसनेस के साथ साथ पॉलिटिकल पेट्रोनेज के साथ वायलेंस है और विकास के खिलाफ परिस्थितियों को पैदा करना यहाँ ममता जी की आदत है। इसलिए हम जानते थे और इसको एक्सपोज करना ये हमारी जिम्मेवारी है, इसको जनता के सामने उजागर करना ये हमारी जिम्मेवारी है। उसको हम बखूबी करेंगे और
जनता बीजेपी के साथ है। बंगाल छोड़ने के पहले बंगाल के लोगों और कार्यकर्ताओं के लिए आपका संदेश? बंगाल के लोगों के लिए मेरा ये संदेश है कि जिस तरीके से ममता ने बंगाल को देश में इसकी छवि धूमिल की है, इसको यहाँ से हमको लॉक स्टॉक एंड बैरल यहाँ नमस्ते करना चाहिए, तिरस्कार करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी और कमल का स्वागत करना चाहिए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच तनातनी बेकाबू हो गई है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हुए हमले से बीजेपी के कार्यकर्ता गुस्से में हैं। और इस गुस्से का असर कई शहरों में दिखाई दिया, जहां पर कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर प्रदर्शन किए। ममता बनर्जी के पुतले फूके जा रहे हैं, नारेबाजी हो रही है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की कार पर हमले की खबर जैसे जंगल की आग की तरह शहर शहर फैली और सड़कों पर कार्यकर्ता आ गए। ये तस्वीर कोलकाता की है, जहां जादवपुर थाने के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा कुछ देर के लिए धरने पर बैठ गई। प्रदर्शन की अगुवाई कर रही थी संगठन की प्रमुख अग्निमित्रा पॉल। हावड़ा में भी बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के तेवर तीखे दिखाई दिए। प्रदर्शनकारी महिलाओं और महिला पुलिस के बीच यहाँ धक्का मुक्की भी देखी गई। देखते ही देखते ममता सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शहर शहर फैल गया। हुगली जिले के आरामबाग में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रास्ता जाम कर ममता बनर्जी का पुतला फूका, तो हुगली के चुचुड़ा में सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया गया। बैरकपुर में भी जमकर बवाल हुआ। अपने अध्यक्ष के काफिले पर हमले के विरोध में बीजेपी वर्कर्स ने सड़क पर बैठकर ममता सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। यहाँ भी टायर जलाकर विरोध की आग दिखाई गई। आसनसोल की तस्वीर भी अलग नहीं थी। नड्डा और विजयवर्गीय की कार पर हुए पथराव का गुस्सा यहाँ के बीजेपी कार्यकर्ताओं में साफ नजर आया। दुर्गापुर में बड़ी तादाद में बीजेपी की महिला कार्यकर्ता ममता सरकार के खिलाफ सड़कों पर थी। ईस्ट मिदनापुर में बीजेपी के प्रदर्शन से सड़क पर भारी जाम लग गया। बीजेपी का प्रदर्शन सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहा। मध्य प्रदेश के कई शहरों से भी प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीर इंदौर की है, जहां सभी 85 वार्डों में ममता बनर्जी का पुतला फूका गया। इंदौर कैलाश विजयवर्गीय का गृह शहर है और नड्डा के अलावा विजयवर्गीय की कार पर भी पत्थर फेंके गए थे। नड्डा और विजयवर्गीय पर हुए हमले के खिलाफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी का पुतला दहन किया और पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। शहर शहर बीजेपी आक्रोश प्रदर्शित करती रही। ममता के खिलाफ बीजेपी पहले से मोर्चा खोले बैठी है। पथराव ने पार्टी को हमले का नया हथियार दे दिया है। आज तक ब्यूरो। बीजेपी पूरी तरह चुनावी मोड में, उसने अपनी रणनीति भी बना ली है। पार्टी ने काफी पहले से तय कर रखा था कि हर महीने बड़े नेता पश्चिम बंगाल जाएंगे और उसी कड़ी में जेपी नड्डा पहुंचे थे। बीजेपी का मकसद साफ है कि 4 महीने बाद होने वाले चुनाव में सरकार उनकी बने। बीजेपी के दिल्ली से लेकर कोलकाता तक सभी नेता एक सुर में काफी पहले से कह रहे हैं कि अब की बार बंगाल में उनकी सीटों का आंकड़ा 200 के पार जाएगा। 200 यानी 2/3 से ज्यादा सीटें, यानी ममता बनर्जी का लोकतांत्रिक तरीके से तख्ता पलट। विजय सुनिश्चित है। 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ सरकार बनाने जा रही है। ममता दीदी इसको रोक नहीं सकती। जिस तरह की भीड़ मैं देख रहा हूँ रोड पर, जहां जाते हैं वहां पर, वो एक प्रकार का गुस्सा दिखाती है अभी के शासन के खिलाफ। एक और तो ममता जी के शासन के प्रति आक्रोश है, गुस्सा है, और दूसरी आंख में मोदी जी स्थिति को सुधार सकते हैं। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार पिछले 9 साल से चल रही है। 2011 में जब ममता ने लेफ्ट फ्रंट के लाल किले को गिराया तो वो एक ऐतिहासिक घटना थी। तब 34 साल पुराना लाल दुर्ग गिरा था। अब बीजेपी 10 साल में ही ममता सरकार को तृणमूल के साथ उखाड़ फेंकना चाहती है। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी उस तरफ इशारा कर चुके हैं। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से
हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन बंगाल को अंजाम तक पहुंचाने के लिए बीजेपी ने पूरी रणनीति बना ली है। उस रणनीति का एक हिस्सा ये है, बीजेपी के बड़े बड़े नेता बंगाल में अपनी मौजूदगी हमेशा बनाए रखेंगे। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से पहले भी कह चुके हैं। इतना ही नहीं, संगठन महासचिव बीएल संतोष के साथ दूसरे कई नेताओं को भी बंगाल में लगाया जा रहा है। अमित शाह जी और नड्डा जी का आने का कोलकाता में फिर बंगाल में फिर से अभी कोई तिथि निश्चित नहीं हुआ है, लेकिन हर महीना आएंगे, जरूरत पड़ने से ज्यादा भी आएंगे। जबकि महीना का प्रवास हो चुकी है, अगले महीना का तिथि वो लोग बताएंगे। बीजेपी के बड़े नेता उसको निभा भी रहे हैं। यही वजह है कि पिछले महीने की शुरुआत में अमित शाह पहुंचे थे और अब नड्डा ने दल बल के साथ डेरा डाल दिया। और उस कड़ी में जब पत्थरबाजी होने लगी तो बीजेपी टीएमसी पर और टीएमसी बीजेपी पर हमला बोल रही है। हम लोग संभालेंगे बंगाल का गढ़, तृणमूल का जो गढ़ है वो संभाला जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। हम इसमें इसके लिए चिंतित नहीं है। बीजेपी का कोई फेस नहीं है, कोई मुख नहीं है और कोई संगठन नहीं है। वो कहते हैं 200 सीट मिलेगा। नहीं, तो दिल्ली से आके कहना आसान है, पैसा खर्च करके कहना आसान। वैसे भी ग्रेटर नोएडा नगर निगम और राजस्थान पंचायत पोल से बीजेपी का जोश हाई है। उससे पहले बिहार में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया। ऐसे में अपने बंगाल मिशन के लिए बीजेपी त्रिपुरा में पन्ना प्रमुख की तर्ज पर पश्चिम बंगाल में बूथ अध्यक्ष बना रही है। बीजेपी ने जैसे त्रिपुरा से मणिक सरकार को हटाया था, वैसे ही ममता बनर्जी को हटाने की रणनीति पर काम कर रही है। इसके लिए बूथ अध्यक्ष बूथ कमेटी फॉर्मूला पर काम कर रही है। स्थानीय वोटरों को रिझाने पर फोकस हो रहा है। खासकर महिलाओं का वोट अपनी तरफ जोड़ने की कोशिश हो रही है, जैसा बिहार में हुआ। बूथ स्तर पर टीएमसी से हर स्तर पर लड़ने की तैयारी हो रही है। पश्चिम बंगाल में 78,000 पोलिंग बूथ हैं। इनमें से 80% बूथ पर बीजेपी अपना अध्यक्ष बना चुकी है। लेकिन पिछली जीत और जमीन पर कार्यकर्ताओं के बढ़ते उत्साह से बीजेपी 2021 के नतीजे को बदलने का दम दिखा रही है। प्रशासन कोलैप्स कर चुका है, कहीं दिखता नहीं। अगर हमारी सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस ना हो तो बंगाल घूमना मुश्किल है। मैं समझ सकता हूं कि कार्यकर्ता को क्या हालत होगी, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, चुनाव की तैयारी करो। डायमंड हार्बर से भी हम कमल खिलाएंगे, इस बात को मैं आपको संदेश दूंगा। तो यूं समझिए कि सन 2021 का पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, जहां एक और बीजेपी अपनी पुरजोर कोशिश कर रही है और अपने पूरे दमखम के साथ बंगाल में चुनावी राजनीति के लिए उतर गई है, तो वहीं मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी ठान ली है कि पूरा दमखम लगाकर अपने वर्चस्व को बचाए रखने का हर प्रयास करेंगी। इन सब के बीच में सवाल ये उठता है कि आखिरकार बढ़ती राजनीतिक हिंसा की घटनाओं के बगैर क्या पश्चिम बंगाल में राजनीति नहीं हो सकती? बीजेपी हुंकार भर रही है, लेकिन इस हुंकार पर फैसला पश्चिम बंगाल के वोटरों को करना है, जिन पर दावा ममता बनर्जी का भी है। दिल्ली में मनोज लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।